अपने ऑफिस का काम बेमन से निपटाता रहा। कुछ देर के बाद लंच हो गया था। अभिनव उठा और सीधे कैंटीन की तरफ बढ़ने लगा। वहां अभिनव के अलावा और भी बहुत सारे लोग लंच करने के लिए आए थे। जैसे ही वहां बैठे लोगों की नजर अभिनव पर पड़ी तो उनके हाथ का निवाला हाथ में ही रह गया। वो सब बस अभिनव को देख रहे थे। अभिनव ने उनमें से एक को भी पलट कर नहीं देखा और अपना लंच लेने के लिए काउंटर पर चला गया। यही है वो आदमी जो आज भी काम पर लेट आया था। और तुम्हें पता है, ये ऑफिस में असिस्टेंट की नौकरी करता है। ये तो जेनी ने इस बारे में अकरम सर को कुछ नहीं बताया, वरना इस आदमी की जॉब चली जाती। अभिनव ने उसे फिर से कोई जवाब नहीं दिया। वो मन ही मन हंस रहा था। उसने बस अपना खाना लिया और टेबल पर जाकर बैठ गया। वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन एक आदमी जो उससे थोड़ी दूरी पर बैठा था, उसने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा यार कि जेनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब मैं 2 मिनट लेट हुआ था तो जेनी ने मुझे सीधा फायर करने की धमकी दी थी, लेकिन ये आदमी पूरे 2 घंटे लेट आया और जेनी ने इसे कुछ नहीं कहा। हो सकता है कि इसके मैनेजर को इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन ये बात मैनेजर से ज्यादा टाइम तक छुपी नहीं रहने वाली है। आज नहीं तो कल वो इस लड़के के खिलाफ एक्शन जरूर लेगा, एक दूसरे लड़के ने कहा। तभी अभिनव से एक लड़की ने पूछा, तुम यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट का काम करते हो? अभिनव इस आवाज को सुनते ही पहचान गया था कि ये किसकी आवाज है। ये उसके कॉलेज की साथी कामिनी की आवाज थी। कामिनी भी यही नौकरी करती थी। कामिनी अभिनव के सामने आकर बैठी और बोली, अगर तुम इतनी छोटी सी नौकरी करते हो तो उस दिन तुमने रियूनियन पार्टी में इतना मोटा बिल कैसे चुकाया था? अभिनव ने उसकी बात के जवाब में कहा, अगर तुम भी अपने अगले वर्ल्ड टूर के लिए जाने वाली थी तो फिर यहां नौकरी क्यों कर रही हो? अभिनव के मुंह से ये बात सुन कामिनी एक पल के लिए जम गई थी। उसका मुंह सूखने लगा था। जब उससे अभिनव को देने के लिए कोई जवाब नहीं सूझा तो उसने कहा, फिर भी मैं कम से कम तुमसे तो बेटर पोजीशन पर ही हूं। यह सुनकर अभिनव को हंसी आ गई। उसने खीरे का एक टुकड़ा उठाया और चबाते हुए बोला, तो इसका मतलब तुम इस दिन झूठ बोल रही थी? तुम क्या मुझे ताना मारने का मौका ढूंढ रहे थे? एक बात बताओ, यहाँ बैठे सब लोग तुम्हारे बारे में बात करना पसंद करते हैं, लेकिन तुमसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। कम से कम मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना तो खा रही हूँ, फिर भी तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। अभिनव ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो कामिनी को इग्नोर कर चुपचाप अपना खाना खा रहा था। ये देख कामिनी झल्लाई और गुस्से में बोली, ये एटीट्यूड तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा अभिनव, बहुत भारी पड़ेगा। इसके बाद कामिनी ने अपनी थाली उठाई और खाना खाने के लिए दूसरी जगह जाकर बैठ गई। अभिनव को कामिनी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फिर से अपने ऑफिस आया और उसने बाकी का काम खत्म करना शुरू कर दिया। तभी अभिनव के फोन पर मैसेज आया। ये मैसेज अलायना का था। उसने अभिनव को लेकर आने वाली गाड़ी की डिटेल्स भेजी थी, जो ऑफिस के गेट पर अभिनव का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अभिनव लिफ्ट से निकलकर ऑफिस के दरवाजे से बाहर आया तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक महंगी सी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी के बाहर खड़ा था। अभिनव को आते देख उसने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और अभिनव से कहा, अभिनव सर चले। पीछे से आ रही कामिनी ने जब यह सब देखा तो उसके होश उड़ गए। एक ड्राइवर इतनी महंगी सी गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़ा था, वो भी अभिनव के लिए। ये बात कामिनी को हजम नहीं हो रही थी। उसे अभिनव पर शक होने लगा था। इधर अभिनव गाड़ी में बैठ गया। अचानक से उसकी नजर कामिनी के चेहरे पर पड़ी। उसका मुंह खुला का खुला था और वो बस अभिनव को देखती जा रही थी। इतने में ड्राइवर ने अभिनव से पूछा, सर म्यूजिक ऑन कर सकता हूं? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अलायनास पैराडाइज, ड्राइवर ने कहा। यह नाम सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उधर कामिनी ने जब अभिनव को उस गाड़ी में जाता देखा तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। अब आगे क्या होने वाला था? ड्राइवर के मुंह से अलायना के घर का नाम सुनकर अभिनव हैरान हो गया था।
उसे अलायना के घर पहुंचने से पहले ही यह एहसास होना शुरू हो गया था कि वो सच में किसी पैराडाइज में दाखिल होने वाला है। कुछ देर के बाद जब अभिनव की गाड़ी अलायना के घर के आसपास के हिस्से में दाखिल हुई तो अभिनव की नजर सड़क के दाएं बाएं बनी उन ऊंची इमारतों पर पड़ी। कुछ देर चलने के बाद अभिनव एक बड़ी सी बिल्डिंग को अपनी आंखों से देख रहा था। वो किसी का घर था, अनन्या सिंह का घर। उसके आगे झोपड़ी भी नहीं था। अभिनव ने देखा कि उस घर पर अलायनास पैराडाइज लिखा हुआ था। अभिनव समझ गया था कि अलायना कितनी अमीर थी। साथ ही उसके मन में रह रहकर यह भी ख्याल आ रहा था कि अगर अलायना इतनी अमीर है तो वो खुद कितना अमीर होगा। अभिनव से अब रहा नहीं जा रहा था और वो बेसब्री से इस सवाल का जवाब जान लेना चाहता था। क्या हम अंदर चल सकते हैं मिस्टर गेडवाल? तभी ड्राइवर ने अभिनव से बहुत प्यार से पूछा। अभिनव ने जितना सोचा नहीं था, ड्राइवर उसे उससे ज्यादा इज्जत दे रहा था। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और ड्राइवर उसे अपने साथ अंदर की तरफ ले जाने लगा। जैसे ही वो अंदर आया तो उसकी नजर अलायना से मिली। अलायना सोफा पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में वाइन का ग्लास था। अलायना के चेहरे पर चमकदार मुस्कान थी और जैसी उसकी नजर अभिनव से मिली तो उसकी मुस्कान में और ज्यादा चमक आ गई थी। उसने अभिनव से पूछा, अभिनव, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? अलायना की आवाज में तंज छुपा हुआ था। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का कोई जवाब देता, अलायना अपनी जगह से उठी और उसने टेबल पर रखा दूसरा वाइन का ग्लास उठा लिया। वो धीरे धीरे अभिनव की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसने अभिनव की तरफ दूसरा ग्लास बढ़ाते हुए पूछा, सारी दुनिया में तुम्हें शादी करने के लिए अनन्या सिंह ही मिली थी? ये सवाल सुनकर अभिनव हैरान हो गया। उसने एक पल के लिए अलायना की आंखों में देखा और बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम टाइगर हो और अनन्या सिंह का स्टेटस तुम्हारे स्टेटस से दूर दूर तक मैच नहीं करता है। कोई टाइगर किसी बकरी से शादी कैसे कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ना चाहिए नंदिता कि मैंने किससे शादी की है। तुम इस मामले में अपनी राय मुझे ना दो तो ही अच्छा है। इतना कहते ही अभिनव ने अलायना की आंखों में देखा और वाइन का ग्लास अपने होठों से लगा लिया। अलायना तब तक अपनी जगह पर बैठ चुकी थी। उसने भी अभिनव की आंखों में देखा और बोली, सच में तुम मुझसे यह सब छुपाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? क्या यही कि तुम दुनिया के सामने सिंह परिवार का नाकारा दामाद बनकर घूमना चाहते हो? अब अगर टाइगर किसी कछुए की खाल में दिखेगा तो जंगल में कौन उस पर शक करेगा? अभिनव भी उसे देख मुस्कुराया और बोला, इंप्रेसिव। इसके बाद वो खुद अलायना की तरफ बढ़ने लगा। वो अलायना के पास जाकर बैठा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस वाइन से भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अलायना ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और बोली, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ ने मुझे इस माफिया ग्रुप के बारे में बताया था। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारे पिता को किसी ने मार दिया है और तुम भी गायब हो गए हो। उन्हें मेरे लिए काफी डर लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि कहीं कोई मेरे साथ भी ऐसा कुछ। अलायना इससे आगे कुछ कह नहीं पाई। उसकी बात सुनकर अभिनव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में छुरा घोंप दिया हो। वो अलायना की आंखों में देख रहा था। वो देख पा रहा था कि अलायना को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि अभिनव के पिता को किसने मारा था। इतने में अलायना ने पूछा, एक बात मुझे सच सच बताओ अभिनव, तुम अनन्या सिंह के साथ क्यों हो? क्या तुम उससे प्यार करते हो? अभिनव ने इस सवाल के जवाब में पहले अपना ग्लास ध्यान से टेबल पर रखा और फिर कहा, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद हमें इस तरह से मिलना चाहिए। यह हम दोनों को जोखिम में डाल सकता है। रहा सवाल अनन्या के साथ रहने का, तो इसका जवाब तुम खुद दे चुकी हो। मुझे अनन्या से प्यार है या नहीं, इस बात का मैं यही जवाब देना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी से प्यार शब्द कब का गायब हो चुका है। अब मेरा ध्यान सिर्फ अपने मकसद पर है। मेरे पिता को जिसने मारा है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूं। अपने पिता के खड़े किए इस एम्पायर को मैं और बड़ा और मजबूत बनाना चाहता हूं। इस सब के बीच
मेरे पास किसी से प्यार करने की फुर्सत नहीं है। मैं बस मोंटी के लौटने का इंतजार कर रहा हूं। जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक मेरे लिए सिंह परिवार का नाकारा दामाद बने रहने में ही भलाई है। लोगों की नजर में कछुआ दिखने में ही इस टाइगर की भलाई है। मैं इस वक्त किसी को नहीं बता सकता कि मैं कौन हूं। अभिनव की बात सुनकर अलाइना की नजरें अभिनव की नजरों में गड़ी की गड़ी रह गई। कुछ देर तक दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। आखिर में अलाइना ने एक गहरी सांस ली और बोली, प्यार किसी की जिंदगी से गायब नहीं हो सकता अभिनव। आप प्यार से भाग सकते हो, लेकिन वो आपको हमेशा पकड़ ही लेता है। मैं फिर से वही सवाल पूछूंगी, क्या तुम अनन्या सिंह से प्यार करते हो? नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता। और हां, अगली बार अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो मुझे किसी होटल में या क्लब में बुलाना। मैं यहां नहीं आ पाऊंगा। यह सुनते ही अलाइना अभिनव की आंखों में देखने लगी। अभिनव को अलाइना की आंखों में हल्की सी उदासी नजर आ रही थी। उसने इसे दूर करने के लिए कहा, मैंने सुना है कि हमारे ग्रुप में कोई जासूस घुस आया है। यह बात सुनते ही अलाइना झटके से अपने विचारों से बाहर निकली और हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, लेकिन वो मेरे रास्ते में नहीं है। मेरे पास जासूसों और गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। उनकी खबर मिलते ही मैं उन्हें मार गिराती हूं। अभिनव उसकी बात सुनते हुए मुस्कुराया और बोला, सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने सुना है कि मोंटी इस महीने आने वाला है। क्या तुम उसके आने तक का इंतजार करोगे? अभिनव ने अलाइना के सवाल के जवाब में हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं इंतजार करूंगा और इसलिए मुझे सिंह परिवार का दामाद बने रहने की बहुत जरूरत है। यह मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, यह मैं अपने लोगों के लिए कर रहा हूं। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना है। अगर मोंटी आज भी आ जाता है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तब तक अपनी पहचान लोगों के सामने नहीं लाऊंगा जब तक कि वो जासूस हमारे सामने नहीं आ जाता। जिस तरह से मेरे पापा की मौत हुई थी, मैं उस तरह से नहीं मरना चाहता। अभिनव ने एक सांस में सारी वाइन खत्म की और सोफा से उठकर कमरे से बाहर चला गया। अलाइना बस उसे जाते हुए देख रही थी। अभिनव जब अनन्या के घर पहुंचा तो उसे आने में काफी देर हो गई थी। रात हो चुकी थी और अलाइना के घर कुछ भी ना खाने की वजह से उसे काफी भूख लग रही थी। उसने घर में आते ही मेड को आवाज दी, लेकिन एक भी मेड उसकी बात का जवाब नहीं दे रही थी। अब क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूं, खुद के लिए कुछ बना लेता हूं। अभिनव ने अपने आप से कहा और खुद ही रसोई में चला गया। वो अपने लिए पराठे बनाने वाला था। उसने रसोई में आकर अलमारी खोलकर आटा ढूंढना शुरू कर दिया था। उसे आटे का डिब्बा मिला तो उसने डिब्बे को प्लेटफॉर्म पर रखा और आटा गूंथने के लिए थाली ढूंढने लगा। वो इस बात से अनजान था कि जब वो ये सब कर रहा था तब वहां काफी शोर हो रहा था। अचानक से उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही अभिनव ने पलटकर देखा तो पाया कि शर्मिला उसके सामने खड़ी थी। तुम मेरी रसोई में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? शर्मिला ने तीखी और कड़क आवाज में पूछा। अभिनव ने उसे देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, भूख लगी है, पराठे बना रहा हूं। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें भूख लगी है ना, तो भूख लगी रहने दो। तुम्हें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं बनाने दूंगी। ये मेरी रसोई है। अब मेहरबानी करके यहाँ से बाहर निकलोगे? लेकिन मुझे सच में भूख लगी है। अगर तुम अपने आप से यहाँ से बाहर नहीं निकले तो मुझे मजबूरन गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। वो तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालेंगे, शर्मिला ने हल्की सी ऊंची आवाज में कहा। अभिनव ने पहले आटे के खुले डिब्बे को देखा और फिर से गहरी सांस लेकर रसोई से बाहर निकलने लगा। इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता, पीछे से शर्मिला ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें जो कहा था उसे भूलने की गलती भी मत करना। तुम मेरे दामाद नहीं हो, मतलब नहीं हो, मतलब नहीं हो। मेरा दामाद सिर्फ चिराग है, चिराग, और वो बहुत जल्दी तुम्हें यहां से भगाकर तुम्हारी जगह पर आकर बैठ जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस घर का या इस परिवार का हिस्सा हो तो इस गलतफहमी को जितनी जल्दी हो सकी उतनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल देना। अभिनव को शर्मिला के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनने की आदत हो गई थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा।
वो बस अनन्या के कमरे के दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो गया था। अंदर से अनन्या के जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। अभिनव ने जब अनन्या के हंसने की आवाज सुनी तो उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोल दिया और धीरे से कमरे के अंदर चला आया। तब उसने देखा कि अनन्या किसी से फोन पर बात कर रही थी। अनन्या ने कहा, नहीं, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं कि वो मेरे बर्थडे पर इस चीज का अनाउंसमेंट कर देंगे। हाँ हाँ, अरे मैं बता तो रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया है। और सच में मैंने जो इसे फाइनल करवाने में एफर्ट्स डाले थे, दादाजी ने उसे एक्नॉलेज किया है। इतना कहते ही अनन्या और जोर से हंसने लगी थी। इधर अभिनव को और ज्यादा भूख लगने लगी थी। वो जल्दबाजी में अलाइना के घर से उठकर तो आ गया था, लेकिन अब उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने वहां कुछ खाया क्यों नहीं। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो धीरे से अनन्या के बिस्तर की दूसरी तरफ आकर बैठा और कंबल ओढ़कर लेट गया। तब तक अनन्या की नजर अभिनव पर पड़ चुकी थी। उसने फोन पर कहा, चल चाहत, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, अभिनव आ गया है। और इतना कहते ही वो अभिनव की तरफ पलट गई। जैसे उसकी नजर अभिनव से मिली तो उसकी आंखों की चमक गुस्से में बदल गई और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पलंग पर आकर लेटने की? प्लीज, मैं आज इस मसले पर कोई बहस नहीं करना चाहता हूं। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इधर कोने में दुबक कर सो जाऊंगा। प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, ठीक है? अभिनव की चिढ़ उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। अनन्या ने उसे एक सेकंड के लिए देखा और बोली, तुम भूखे हो? क्यों? घर आने से पहले तुम कुछ खाकर नहीं आए थे? अभिनव ने ना में सिर हिला दिया। अनन्या ने गहरी सांस ली और बोली, ओ हाँ, तुम कहां से खाओगे? तुम्हें तो अकरम सर ने जो एडवांस दिया था उसे तुमने सूट खरीदने में उड़ा दिया था। खाने से ज्यादा तुम्हारे लिए छा जाना जरूरी था, है ना? क्या होगा तुम्हारा अभिनव? मेरा जो होगा वो हो जाएगा, पर अभी अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं सो जाऊं? अभिनव ने पूछा। उसकी चिढ़ बढ़ती ही जा रही थी। इससे पहले कि वो सो पाता, अनन्या ने कहा, तुमने किसी मेड से कहा कि तुम्हें भूख लगी है, या तुम ऐसे ही भूखे मरना पसंद करोगे? तुम्हें क्यों मेरी इतनी चिंता हो रही है? अभिनव ने ताना कसते हुए पूछा। मुझे चिंता? और वो भी तुम्हारी? मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं हो रही है। अगर तुम भूखे मरे तो इसमें नुकसान तुम्हारा ही होगा, और तुम्हारे मरने पर मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहती हूं, इस दुनिया से नहीं। चलो उठो और मेरे साथ आओ, अनन्या ने कहा और अपनी जगह से खड़ी हो गई। अभिनव हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या उसे कहां ले जा रही थी। इतने में अनन्या ने उसे चलने का इशारा किया तो अभिनव उसके पीछे पीछे बढ़ने लगा। अनन्या का उसे इस तरह से ले जाना अभिनव को अजीब लग रहा था। अनन्या मेड के कमरे के पास आकर खड़ी हो गई थी। उसने जैसे दरवाजा खटखटाया तो तुरंत 3 मेड कमरे से बाहर निकलकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। अभिनव ने देखा कि अनन्या उन तीनों से कुछ बात कर रही थी। 15 मिनट, अगर 15 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर गया तो मैं एक आदमी को भूखा मारने के जुर्म में तुम तीनों को जेल भिजवा दूंगी, अनन्या ने फरमान जारी करते हुए कहा। अभिनव को उसका ये रूप देखकर हंसी आ रही थी। थैंक यू। मैंने जो तुम्हारे लिए किया उससे अगर तुम सच में ग्रेटफुल फील कर रहे हो और मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो प्लीज जल्द से जल्द इस शादी को खत्म करो। अगली सुबह अनन्या अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो गई थी। अभिनव को सोने में देरी हो गई थी, क्योंकि उसे खाना 15 मिनट में नहीं बल्कि 1 घंटे में मिला था। अभिनव चाहता तो वो अनन्या से मेड की शिकायत कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया था। जैसे ही अभिनव की नींद खुली तो उसने देखा कि अनन्या महंगी सी ड्रेस पहने तैयार हो चुकी थी। अभिनव ने उसे देखकर कहा, गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए होगी मॉर्निंग गुड, मेरे लिए नहीं है। यह कोई टाइम है आदमी के उठने का? जब वो तैयार होकर कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि सारा परिवार डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठ चुका था। अभिनव इसी बात से खुश हो गया था कि वो भी उन लोगों के साथ खाने बैठ सकता था। आज सनी भी उन लोगों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। जैसे ही सनी की नजर अभिनव पर पड़ी तो उसने हंसते हुए कहा, अरे देखो जरा,
जीजाजी आ गए। अभिनव सनी को वहां देखकर हैरान हो गया। उसने अपने आप को संभाला और डाइनिंग टेबल के पास आकर बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग, सभी ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या बात है, ससुराल में आते ही जीजाजी तो झोपड़पट्टी से लग्जरी फ्लैट हो गए हैं। ये सूट तुमने इसे खरीद कर दिया है अनन्या? जब हम खाने के लिए बैठे हो तो किस तरह की और किस तरह से बात करते हैं इसका तुम्हें अंदाजा नहीं? अनन्या, वो गलत क्या कह रहा है? इतने में शर्मिला ने बीच में आते हुए कहा। वो चाहती थी कि सनी अभिनव का और ज्यादा मजाक उड़ाए, लेकिन इससे पहले कि सनी कुछ कह पाता, अनन्या ने कहा, यह कोई बात नहीं होती मम्मा, इसने बहुत गलत बात की है। मैंने अभिनव को कोई सूट नहीं दिलाया है। मैं क्यों इसे सूट दिलाने लगी? वो खुद काम कर रहा है, खुद कमा रहा है। अच्छा, तो चलो बताओ कि तुम कितना कमा लेते हो? इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का कोई जवाब देता, अनन्या ने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है अभिनव। दादाजी, हमें काम पर जाने के लिए देर हो रही है, चलते हैं। हमें? अभिनव ने हैरान होते हुए कहा और अनन्या को देखने लगा। अनन्या ने भी अभिनव को देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, चलो। उसकी आवाज सुनकर लग रहा था कि वो काफी जल्दी में है। ऐसे में अभिनव भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और अनन्या के पीछे निकल पड़ा। जैसे ही वो दोनों घर से बाहर आए तो इतने में अनन्या बीच में रुकी और बोली, मैंने तुम्हें बचाया है, इसलिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। असल में मैंने तुम्हें नहीं, अपने आप को बचाया है। चलो मेरे साथ मेरी गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन अगर तुम मुझे ऑफिस तक छोड़ने जाओगी तो तुम्हें मुझे शाम को लेने भी आना पड़ेगा। यह सुनते ही अनन्या ने एक पल के लिए अभिनव को देखा और बोली, ठीक है। यह सुनते ही अभिनव अनन्या की गाड़ी में बैठ गया और दोनों ऑफिस जाने के लिए रवाना हो गए। रोज के मुकाबले आज अभिनव भले ही जल्दी ऑफिस आ गया था, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसके बारे में जो बातें होती थी वो आज भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत से लोग यही कयास लगा रहे थे कि आखिर मैनेजर अभिनव के साथ क्या करने वाला था। अभिनव लिफ्ट के पास आकर खड़ा हो गया था, जो कि पहले से भरी हुई थी। इससे पहले कि लिफ्ट का दरवाजा बंद होता और वो ऊपर जाती, अभिनव उसमें चढ़ चुका था। जैसे वो अंदर आया तो इतने में उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, देख रहे हो इसकी बहादुरी? गुड मॉर्निंग अभिनव जी, कैसा रहा कल आपका दिन? इतने में अभिनव को जैनी की आवाज सुनाई दी। वो भी लिफ्ट में अभिनव के साथ थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अभिनव ने उसे देखा और बोला, बहुत बढ़िया, तुम्हारा दिन कैसा था? मेरा भी बढ़िया था, जैनी ने कहा और मुस्कुराने लगी। कुछ देर के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला और अभिनव लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ पाता, उसका फोन बजने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सुबह सुबह उसे कौन फोन कर रहा था। उसने फोन उठाया और बोला, हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं एके प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजर बात कर रहा हूँ, अभी के अभी मेरे ऑफिस में आ जाओ। उधर से एक आदमी ने भारी सी आवाज में कहा और बिना अभिनव का जवाब सुने फोन काट दिया। अभिनव ने भी फोन रखा और उठकर मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। वो मैनेजर के कैबिन के बाहर पहुंचा और दरवाजा धीरे से खटखटा दिया। दरवाजा खटखटाने के बाद उसने कहा, हेलो, मैं अभिनव गढ़वाल। और मैं इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उधर से एक लड़की ने कहा, जो कहना है अंदर आकर कहो। अभिनव जब अंदर आया तो उसने देखा कि वहां एक लड़की खड़ी थी और वो और कोई नहीं बल्कि कामिनी थी। गुड मॉर्निंग, अभिनव ने मैनेजर से बहुत शालीनता के साथ कहा। मैनेजर ने उसे एक पल के लिए घूरते हुए देखा और आखिर में बोला, मुझे ये सब फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं है, सीधा पॉइंट पर आता हूं। तुम्हें क्या लग रहा है हमने ये कंपनी मजाक करने के लिए खोली हुई है? मैं समझा नहीं, अभिनव ने अपनी पलक झपकाते हुए कहा। मैनेजर ने फिर से अभिनव को एक पल के लिए घूरा और बोला, अच्छा, मैं अभी समझाता हूं। इतना कहते ही उसने अपनी टेबल के ड्रॉअर में हाथ डाला और उसमें से एक एनवलप बाहर निकालकर अभिनव की तरफ बढ़ा दिया। अभिनव ने एनवलप हाथ में लिया और उसे खोलकर देखने लगा।
उसने देखा कि उसमें एक लेटर था। अभिनव ने उस लेटर को पढ़ा और हैरान होकर मैनेजर की तरफ देखते हुए बोला, आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? यह सुनते ही मैनेजर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, क्या बात है? मुझे तो लगा था तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता होगा, लेकिन अच्छा है कि तुमने ये सब खुद ही पढ़ लिया। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मनमानी हद से ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए मुझे तुम्हें निकालना पड़ रहा है। तुमने इसके बारे में अकरम को बताया? अभिनव ने कहा, उनका नाम अकरम नहीं है, अकरम सर है, और मुझे ऐसे छोटे मोटे डिसीजंस लेने के लिए उनसे नहीं पूछना पड़ता है। मैं इस कंपनी का मैनेजर हूं, और इतनी पावर तो मेरे हाथ में भी है कि अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा हो तो मैं अपने से नीचे के उस बंदे को जब चाहूं तब फायर कर सकता हूं। यह सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई, लेकिन उसने अपने आप को रोका और बोला, सीरियसली मैं काम नहीं कर रहा था। तुमने मुझे इसलिए फायर किया या कामिनी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया इसलिए? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं किसी के बहकावे में आने वालों में से नजर आता हूं? मैनेजर ने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा। अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और बोला, आप मैनेजर हो और मैनेजर को गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने फिर भी गुस्सा किया क्योंकि मैंने सच कहा। मेरा सच आपको चुभा ना, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपसे जूनियर लड़की की बातों में आकर मुझे ये लेटर थमा रहे हो। आप इस लड़की को शायद नहीं जानते हो, लेकिन मैं इसे अच्छे से जानता हूं। इसने हमारे कॉलेज से लोगों को भड़काने और बेवकूफ बनाने में मास्टर्स किया है, और इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कह पाता, उसने देखा कि मैनेजर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो अभिनव पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ अभिनव के गाल पर पड़ता, अभिनव ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया था। ये देख मैनेजर और ज्यादा तमतमा गया था। उसने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन अभिनव की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैनेजर की ताकत रत्ती भर का काम नहीं कर रही थी। आखिर में उसने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ। अपना हाथ संभाल कर रखते तो मुझे इसे पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यू आर फायर्ड, अंडरस्टैंड, गेट लॉस्ट। अभिनव ने पहले मैनेजर को देखा और उसके बाद उसकी नजर उस लेटर पर पड़ी जो मैनेजर ने उसे दिया था। अभिनव ने तरीके से उस लेटर को फोल्ड किया, फिर से उसी लिफाफे में डाला और मैनेजर के मुंह पर मारते हुए बोला, मैं जा रहा हूं। तुम्हारी कंपनी तुम्हें को मुबारक, जड़ बुद्धि कही के। अभिनव ने एक कैब बुक की और गुड़गांव की सड़कों पर इधर से उधर घूमने लगा। साहब, ये तो बताओ कि जाना कहाँ है? जब ड्राइवर ने अभिनव से यह सवाल पूछा तो जवाब में अभिनव ने कहा, जहां जाना था वहीं से तो आ रहा हूं। मैं समझा नहीं। पता है, गाड़ी चलाते रहो। ड्राइवर कुछ देर तक इधर से उधर गाड़ी चला ही रहा था कि अचानक उसने बीच में गाड़ी रोक दी। उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बैरिकेड लगा हुआ था। उस बैरिकेड के आसपास कुछ लोग खड़े थे जो हर गाड़ी को मुड़ने का इशारा कर रहे थे। ड्राइवर ने यह नजारा देख एक गहरी सांस ली और बोला, सर, अब तो बता दीजिए कहाँ जाना है। अगर उस पार जाना हो तो मैं राइट लूं और नहीं तो यू टर्न। अभिनव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर तो दूर खड़ी उस महंगी सी गाड़ी पर टिकी हुई थी जिसका दरवाजा एक आदमी ने पकड़ा हुआ था। उसमें से एक लंबा चौड़ा सा आदमी आंखों पर चश्मा लगाकर बाहर आया। उसने सूट पहना हुआ था। जैसे ही वो बाहर आया तो इतने में उसके गार्ड्स उसके आसपास आकर जमा हो गए। ये आदमी कौन है? अरे सर, आप इनको नहीं जानते? ये है दिग्पाल छिंगावत। टाइगर के बाद अगर पूरे गुड़गांव में किसी की तूती बोलती है तो वो इन्हीं की बोलती है। वो दिल से ये चाहता था कि उसे बस एक बार दिग्पाल से मिलने का मौका मिल जाए। आज उसे वो मौका मिल गया था। वो ये देखना चाहता था कि आखिर दिग्पाल दिखता कैसा है। ट्रिपोर, मैं यही उतर रहा हूं, अभिनव ने कहा और गाड़ी की पिछली सीट पर पैसे रखकर कैब से बाहर निकल गया। वो सीधा उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते जा रहा था जहां दिग्पाल गया था। इस बीच अभिनव के दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। उसने जब दिग्पाल को इतने बड़े जत्थे के साथ देखा तो उसे ख्याल आया कि अगर दिग्पाल जैसा आदमी इतने बड़े जत्थे के साथ चल सकता है तो फिर उस दिन उसके पिता इतने बड़े जत्थे के साथ क्यों नहीं चल रहे थे।
अगर उनके पास भी इतना बड़ा जत्था होता तो शायद आज वो अभिनव के साथ होते। ओए! अभिनव उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से एक आदमी की आवाज आई। वो आदमी अभिनव को रोकने का इशारा कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अभिनव को रोक पाता, अभिनव बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ और उस भीड़ में गायब हो गया। इस बीच उसे लॉबी में किसी के चलने की आवाज आई। अभिनव ने देखा कि एक लड़की दिक्पाल के सामने आकर खड़ी हुई और झुककर उसे सलाम किया। इसके बाद उस लड़की ने दिक्पाल से कहा, चलिए दिक्पाल सर। दिक्पाल आगे चल रहा था और वो लड़की उसके पीछे चली जा रही थी। दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। वो अपनी बाईं तरफ बने दरवाजे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अभिनव ने भी उसके पीछे जाने की ठान ली थी, लेकिन इससे पहले कि वो दिक्पाल का पीछा कर पाता, इतने में एक हाथ ने अभिनव के कंधे को जकड़ लिया। तुझे क्या लगता है तू यहाँ जासूसी करेगा और हमें पता नहीं चलेगा? उस आदमी ने अभिनव से कहा, जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा था। अभिनव उसे देख अंदर से घबरा गया, लेकिन उसने अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। इससे पहले कि अभिनव अपनी सफाई में उसे कुछ कह पाता, उस आदमी ने अपने बाकी लोगों के साथ अभिनव को खींचकर बाहर ले जाना शुरू कर दिया था। वो उसे ले जा ही रहे थे कि तभी एक आदमी दूसरी दिशा से भागता हुआ आया। उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि वो भी इन्हीं लोगों का साथी था। उस आदमी ने कहा, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे और मेरे साथ आओ। जैसे उस आदमी ने कहा तो अभिनव के कंधे पर से उस आदमी का हाथ हटा और वो लोग अभिनव को घूरते हुए वहां से निकल गए। एक सेकंड के लिए तो अभिनव को लगा कि आज वो जिंदा वापस घर नहीं जा पाएगा। जैसे वो अकेला हुआ कि इतने में उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि अकरम का फोन था। अभिनव ने फोन उठाया तो उधर से अकरम ने कहा, अभिनव तुम कहाँ हो? अकरम की आवाज में अर्जेंसी साफ सुनाई दे रही थी। अभिनव ने अपने आप को संभालते हुए बोला, मैं अभी मरने ही वाला था। मैं इस वक्त क्लैरॉन नाम के एक होटल में खड़ा हूँ। अभिनव ने शीशे से बाहर लगे बोर्ड की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही अकरम ने अभिनव के मुंह से ये नाम सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने कहा, तुम दिक्पाल की प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो? ये दिक्पाल की प्रॉपर्टी है? अभिनव ने पूछा। अकरम ने गहरी सांस ली और कहा, देखो अभी ये सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। चुपचाप जल्द से जल्द ऑफिस आओ। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ आया हूँ और मुझे पता चला है कि यहाँ क्या हुआ है। ऐसे काम नहीं चलेगा अभिनव। अगर तुम यहाँ ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर ही काम करते रहे तो जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। मुझे तुम्हारी पोस्ट बढ़ानी ही पड़ेगी, वरना ये तमाशा ऐसा ही चलता रहेगा। कोई भी ऐरा गैरा आदमी तुम्हें दो बातें सुनाए, ये मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस है। या तो तुम एके प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर की पोस्ट पर बैठो या फिर अपनी कंपनी में कर्मचारी बन जाओ। मैं वही आ रहा हूँ, मिलकर बात करते हैं, अभिनव ने कहा और फोन काट दिया। वो फिर से उस दरवाजे को देख रहा था जिसमें दिक्पाल दाखिल हुआ था। अभिनव का मन तो कर रहा था कि वो सीधा उस दरवाजे में घुसकर दिक्पाल को देख ले, लेकिन उसने अपने आप को रोका और वहां से निकल गया। कुछ देर के बाद वो एके प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस पहुंच चुका था। उसे कंपनी से निकाले जाने की खबर पूरे ऑफिस में आग की तरफ फैल चुकी थी। ऐसे में जब सभी ने अभिनव को वापस ऑफिस में देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब अगर इस हालत में अकरम अभिनव को फिर से अपनी कंपनी में काम पर रख लेता तो सारे कर्मचारियों को यह बात समझने में देर नहीं लगती कि अभिनव और अकरम के बीच कैसा रिश्ता है। अकरम अभिनव के साथ आगे क्या करने वाला था, अब सभी लोगों की नजरें बस इसी बात पर टिकी हुई थी। अभिनव ने किसी से नजर नहीं मिलाई और सीधा अकरम के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हारी कंपनी में काम करता रहा तो मेरे लिए चीजें कितनी आसान होगी? अभिनव ने अकरम से पूछा। वो अकरम के कैबिन में लगे सोफा पर बैठा हुआ था। अकरम ने कहा, मैं जानता हूं, मैंने खुद इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन मैं ये भी नहीं देख पाऊंगा कि कोई साधारण सा मैनेजर तुम्हारी इंसल्ट करे। मैं सभी को ये जता देना चाहता हूं कि तुम कोई आम एम्प्लॉय नहीं हो। अकरम की आवाज में उसका दर्द साफ झलक रहा था। अभिनव ने कहा, लेकिन तुम मुझे अचानक से मेरी ही कंपनी में काम करने के लिए क्यों भेजना चाहते हो? तुमने तो मुझे कभी बताया भी नहीं कि मेरी अपनी भी कोई कंपनी है, तो फिर अब क्यों? यह सवाल सुनकर अकरम एक पल के लिए शांत हो गया।
उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे अभी कुछ खबर मिली है। दिक्पाल तुम्हारी कंपनी की मेन सेक्रेटरी से मिला था। यह सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। उसने अकरम को घूरते हुए देखा और बोला, तुम्हारे जासूस क्लैरॉन होटल के आसपास भी है? हाँ, मैं बस यही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे ग्रुप में असली भेड़िया कौन है, और मुझे लगता है कि दिक्पाल भी यही कर रहा होगा। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी कंपनी की मेन सेक्रेटरी की दिक्पाल के साथ मिली भगत है। यह सुनते ही अभिनव हैरान हो गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अकरम का अंदाजा सही निकलेगा? क्या सच में अभिनव के अपने उसे धोखा दे रहे थे? क्या करने वाला था अभिनव इस हालत में? अभिनव ने जब अपनी ही कंपनी की सेक्रेटरी के बारे में इस तरह की बात सुनी तो वो हैरान हो गया। उसने अकरम से पूछा, क्या उसे हमारे माफिया ग्रुप के बारे में पता है? नहीं, वो हमारे ग्रुप के बारे में कुछ नहीं जानती। अकरम के मुंह से यह जवाब सुनते ही अभिनव के दिमाग में तुरंत एक विचार आया। उसने कहा, चीजें हद से ज्यादा बिगड़ जाए उससे पहले अच्छा यही होगा कि मैं अपनी ही कंपनी में काम करना शुरू कर दूं। बाहर वालों को यह खबर नहीं लगनी चाहिए कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। जब तक मैं उस जासूस को और अपने पिता के कातिल को नहीं पकड़ लेता, तब तक मुझे यह करना ही पड़ेगा। अकरम ने उसकी बात सुन एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है तो फिर जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन फिर भी मैं उस मैनेजर को तो जॉब से निकालने वाला हूं। उसे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे एक बात समझाओ, क्या दिक्पाल इतना बड़ा बेवकूफ है कि वो दिन दहाड़े मेरी सेक्रेटरी से मिल रहा है? उसके दिमाग में भी तो ये बात होगी ही ना कि कोई उसे देख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझकर ये सब किया? अगर ऐसा होता तो वो रानी से क्यों मिलता? रानी? अरे तुम्हारी सेक्रेटरी। अब बातों बातों में मैं उसका नाम तुम्हें बताना ही भूल गया, अकरम ने कहा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और अकरम ने आगे कहा, हाँ, तुम जो कह रहे हो वो सुनने में सही लग रहा है, लेकिन सवाल फिर से वही खड़ा होता है कि अगर उसे ये सब पता था तो फिर वो रानी से क्यों मिल रहा था? मुझे जो जवाब समझ में आता है वो ये है कि हो सकता है कि दिक्पाल रानी को पहले से जानता हो। अभिनव को अचानक से याद आया कि अनन्या किसी भी वक्त उसे यहाँ लेने आ सकती है। उसने घड़ी देखी और उसके बाद फिर से अकरम की तरफ पलटते हुए बोला, जो भी हो, लेकिन उसने आज जो किया उसके पीछे उसकी मंशा कुछ और है। अगर ये कोई नॉर्मल मुलाकात होती तो वो दिन में तो रानी से नहीं मिलता, वो उसे रात में ही बुलाता, और वो भी गुड़गांव में नहीं, कहीं और। कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता नहीं क्या, लेकिन कुछ तो है जो ऑफ है। हो सकता है कि उसने ये सब सिर्फ हमें दिखाकर उलझाने के लिए किया हो, अकरम ने कहा। अब उसे भी अभिनव की बात में दम लगने लगा था। अभिनव ने कुछ नहीं कहा। वो पलटकर खिड़की की तरफ देखने लगा। तभी उसकी नजर नीचे सड़क पर पड़ी। एक गाड़ी AK प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। कुछ देर के बाद वो गाड़ी रुकी और अनन्या उसमें से बाहर निकल आई। अनन्या को देखकर अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो फिर से अकरम की तरफ पलटा और बोला, शायद वो हमें यह सोचने पर मजबूर करना चाहता है कि जासूस रानी है, लेकिन जासूस रानी नहीं है, कोई और है। और वो जो भी है मेरी नजर से ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। रही बात नौकरी की, तो मैं चलता हूं बॉस, मुझे दूसरी कंपनी में नौकरी मिल गई है। जैसे ही वो बाहर आया तो इतने में कामिनी भागते हुए उसके पीछे से आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अभिनव देख पा रहा था कि उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। मुस्कान के पीछे की वजह समझने में अभिनव को ज्यादा देर नहीं लगी और उसने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कामिनी उसकी बात सुनकर जोर से हंसी और बोली, मुझे पता नहीं था कि मुझे ये खुशी इतने जल्दी नसीब हो जाएगी। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ दोगे। अभिनव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो भी बस कामिनी के साथ मुस्कुरा रहा था। इतने में कामिनी उसके पास आई और बोली, लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुमने उस दिन होटल में 5 लाख का बिल कैसे पे किया? तुम्हारी शक्ल देखकर लगता नहीं
कि तुम्हारे पास इतने पैसे जिंदगी में कभी होंगे। इस बारे में मुझे किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो जरा भी नहीं, अभिनव ने कहा। कामिनी उसका जवाब सुनकर एकदम पीछे हटी और बोली, बिल्कुल, मैं कह भी नहीं रही कि तुम मुझे सफाई दो, क्योंकि मुझे तो इसका जवाब पहले से पता है। अनन्या सिंह, तुम नहीं चाहते ना कि लोगों को यह पता चले कि तुम्हारी शादी अनन्या से हुई है ना? वही तुम्हें खिला रही है, पिला रही है, कपड़े दिला रही है, तुम्हारा खर्चा उठा रही है। इनफैक्ट होटल का बिल भी तो तुमने उसी के पैसों से भरा था। अभिनव कामिनी की यह बात सुनकर अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। उसने कहा, क्या क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? अभिनव हंसते जा रहा था। उससे हंसता देख कामिनी भी मुस्कुराई और बोली, पीछे देखो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही हूं कि कोई मालिक अपनी नौकर का इंतजार कर रहा है। मालिक को ज्यादा इंतजार करवाना भी किसी बदतमीजी से कम नहीं होता है। इसलिए जाओ, वरना उस कंपनी से भी निकाल दिए जाओगे। इतना कहते ही कामिनी फिर से अंदर जाने लगी थी। सिर्फ कामिनी के मन में ही नहीं, सभी के मन में यही गलतफहमी थी कि अभिनव का सारा खर्च अनन्या उठाती है। पर अभिनव अपना सच जानता था, इसीलिए उसने कामिनी की बातों को अपने मन पर से झाड़ा और मुस्कुराते हुए अनन्या की तरफ बढ़ने लगा। हेलो, अभिनव ने अनन्या से कहा। अनन्या ने उसे एक सेकंड के लिए देखा और फिर गाड़ी की चाबी उसकी तरफ उछाल दी। अभिनव ने उसे देखा, फिर चाबी को देखा और फिर से अनन्या को देखते हुए बोला, यह किस लिए? प्लीज ये एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल मत रखना कि मैं गाड़ी चलाकर तुम्हें घर ले जाऊंगी। ये काम पति करे तो ज्यादा ठीक है। वैसे भी पतियों को ये काम करने में बड़ा गुरूर महसूस होता है। जो पति ये काम नहीं करता वो पति होने के लायक ही नहीं होता है। इसलिए अब बताओ कि गाड़ी चला रहे हो या मैं अकेले ही घर चली जाऊं? अनन्या का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। सुबह के बाद अभिनव को लग रहा था कि वो शांत हो गई होगी, लेकिन वो अभी भी गर्म तवे की तरह जल रही थी। इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कह पाता, अनन्या पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई थी। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और वो खुद भी ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया था। उसे पक्का पता था कि अनन्या के सामने भी लोग अभिनव के बारे में बात कर रहे होंगे। उन लोगों को यह नहीं पता था कि अनन्या अभिनव की पत्नी है। ऐसे में वो जैसे ही गाड़ी में बैठा तो अनन्या ने उससे पूछा, अब तुमने इस बार क्या किया अकरम सर के साथ? क्यों निकाला उन्होंने तुम्हें नौकरी से? अभिनव महसूस कर रहा था कि अनन्या गुस्से में अंदर तक जल रही थी। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का जवाब देता, खुद अनन्या ने कहा, तुम्हें क्या लगा था वो हर बार तुम्हें फेवर करेंगे? तुम गलत पर गलत करते जाओगे और वो तुम्हें माफ करते जाएंगे। भूलो मत, तुम उनके दोस्त के नहीं, उनके ड्राइवर के बेटे हो। अनन्या के मुंह से यह सुनते ही अभिनव उसकी तरफ देखने लगा था। अनन्या ने उसे फिर से सामने देखने का इशारा किया। अभिनव ने जैसे ही सामने देखा तो इधर से अनन्या ने कहा, मुझे सच में तुम्हारी वजह से शर्म आ रही है, क्योंकि तुमने तो अपनी शर्म बेच दी है। कोई इतना केयरलेस कैसे हो सकता है कि एके प्राइवेट लिमिटेड की नौकरी छोड़ दे? तुम अकरम सर को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हो? अभिनव से अब सुना नहीं जा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, एक पति होने के नाते तुम्हारी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए मैं जो बेस्ट कर सकता था मैंने वो किया, और तुम उल्टा मुझे ही सुना रही हो। सीरियसली? सुनाओ नहीं तो क्या शाबाशी दूं? मजाक चल रहा है यहां पर? अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तुम जो करोगे वो मैं चुपचाप झेलती रहूंगी तो तुम गलत हो। याद रखना, मेरे पास अभी भी बहुत से लड़के हैं जो लाइन लगाकर खड़े हैं, जो तुमसे कई गुना ज्यादा कैपेबल हैं। अगर मैं किसी तरह से टाइम को रिवाइंड कर पाती तो उस रात मैं उस होटल में जाती ही नहीं, और अगर जाती भी तो सिंगल बेड वाला कमरा बुक करती। आई हेट डबल बेड्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। यह सुनते ही अभिनव ने फिर से अनन्या को देखा और बोला, जिंदगी मेरी भी बर्बाद हुई है। अच्छा, कैसे हुई तुम्हारी जिंदगी बर्बाद, जरा बताना। तुम एक कमरे से निकलकर इतने बड़े बंगले में रहने लगे हो। ब्रेकफास्ट में चाय बिस्किट की जगह चीज टोस्ट खा रहे हो,
और कह रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुमने ये सब किया ही इसलिए ताकि तुम ये सब पा सको। ओ प्लीज, पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने क्या किया है, और जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। आई वॉज ड्रंक। यह सुनते ही अनन्या अभिनव को देखने लगी थी। उसकी आंखों में फिर से वही गुस्सा जाग गया था जो थोड़ी देर के लिए सोया हुआ था। इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कहता, उसने चिल्लाते हुए कहा, सामने देखो। अभिनव ने सामने देखा तो पाया कि एक गाड़ी उसकी दिशा में बढ़ती चली आ रही थी। इससे पहले कि अभिनव अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाता, सामने वाले ने अपनी गाड़ी रोक दी। उस गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़का बाहर निकल आया। यह लड़का और कोई नहीं बल्कि चिराग था। उसके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान थी। उस मुस्कान के साथ वो अनन्या और अभिनव की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि चिराग ने उन्हें इस तरह से रास्ते में क्यों रोका था। अब आगे क्या होने वाला था। चिराग अभिनव की गाड़ी की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। इससे पहले कि अभिनव कुछ समझ पाता, अनन्या ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। ये देख अभिनव हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो अनन्या? इतने में अनन्या गाड़ी से नीचे उतरी और अभिनव की तरफ देखते हुए बोली, चिराग मुझे आज डेट पर लेके जा रहा है, इसलिए गुड बाय। दोनों शादीशुदा है और मुझे नहीं लगता कि शादी होने के बाद कोई लड़की किसी पराये आदमी के साथ डेट पर जाती है, और ऐसे अपने पति के सामने तो बिल्कुल नहीं। तुम मेरी बीवी हो। यह सुनते ही अनन्या को हंसी आ गई और उसने कहा, अच्छा मजाक कर लेते हो, लेकिन शादी तुमने मुझसे नहीं, मैंने तुमसे की है। मैं ससुराल नहीं गई, तुम ससुराल आए हो। जिसे तुम शादी समझ रहे हो वो एक तरह से तुम्हारे सिर पर एहसान है, इसलिए अपने आप को शुक्रगुजार मानो और मेरे मामले में टांग अड़ाना बंद करो। यह सब तुम कह क्या रही हो? शादी मैंने तुमसे की हो या तुमने मुझसे? आखिर में तो हम दोनों शादीशुदा ही हुए ना। देखो अभिनव, हमें दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें खुद को भी धोखा नहीं देना चाहिए। इस शादी का कोई मतलब नहीं है, ये तुम भी जानते हो और मैं भी। वैसे भी मैंने तुम्हारे नाम की अंगूठी तो नहीं पहनी है। हाँ, तो मैं तुम्हें अंगूठी पहना देता हूं ना। कहो, तुम्हें कितनी अंगूठियां चाहिए? अभिनव ने कहा। यह सुनते ही अनन्या उसे देखने लगी और हंसते हुए बोली, अंगूठी पैसों से आती है तुम्हारे पास पैसे? नौकरी है? इससे पहले कि अभिनव उसकी इस बात का कोई जवाब दे पाता, चिराग अनन्या के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, चले अनन्या, हमें देर हो रही है। चिराग के चेहरे पर एक छुपी मुस्कान देखकर अभिनव का दिल दुख रहा था। चिराग अभिनव को गुस्सा दिलाने में कोई कमी नहीं रख रहा था। जब अभिनव से रहा नहीं गया तो उसने कहा, पागल आदमी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि ये मेरी बीवी है? चिराग ने यह सुन अभिनव को देखा और बोला, नहीं, ये तुम्हारी बीवी नहीं है। इसकी उंगली में कोई अंगूठी नहीं है और इसकी मां ने कहा है कि यह अपने लिए लड़का ढूंढ रही है। क्या? चिराग के मुंह से यह बात सुनते ही अभिनव तो हैरान हुआ ही, अनन्या उससे ज्यादा हैरान हो गई। उसने चिराग को देखा और बोली, मेरी मां ने तुम्हें यह कहा है कि मैं लड़के ढूंढ रही हूं? इतने में अभिनव ने बीच में आते हुए कहा, चिराग, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, मेरी बीवी से दूर रहो। चिराग ने अभिनव की धमकी को तो इग्नोर किया, लेकिन अनन्या की तरफ देखते हुए बोला, अनन्या, तुम्हारी मां को तुम्हारी बहुत चिंता है। हर मां यही चाहती है कि उसके बच्चे के साथ कुछ भी बुरा ना हो। इसमें गलत क्या है? चिराग की बात सुन अनन्या का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने हां में सिर हिला दिया। इसके बाद उसने अभिनव को देखा और बोली, तुम मेरी गाड़ी लेकर घर पहुंचो, मैं रात तक आ जाऊंगी। चलो चिराग। नहीं अनन्या, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें अंगूठी चाहिए तो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। अरे मैं तुम्हें अंगूठियों की पूरी फैक्ट्री। अभिनव जाती हुई अनन्या को रोकने के लिए ये सब कह रहा था, लेकिन अनन्या रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ देर के बाद जब अभिनव का गुस्सा ठंडा पड़ा तो वो भी घर जाने के लिए निकल पड़ा। उसे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि शर्मिला उसे खाना खाने देगी या नहीं, इसलिए उसने पिज्जा ऑर्डर कर लिया था। जब अभिनव घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि शर्मिला लिविंग रूम में ही कुर्सी लगाकर बैठी थी। तो मैंने जो सुना वो सच है ना? अभिनव ने नजर उठाकर शर्मिला को देखा और बोला, क्या सच है?
अभिनव को शर्मिला की बात समझ नहीं आ रही थी। शर्मिला ने कहा, यही कि अकरम ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। यह सुनते ही अभिनव ने एक गहरी सांस ली। आज सारा परिवार उसकी जान लेने पर तुला हुआ था। अभिनव ने अपने आप को बचाने के लिए कहा, हाँ, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैंने दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया है। मुझे लगता है कि कल तक रिजल्ट आ जाएगा और जल्द ही मुझे नौकरी मिल जाएगी। यह सुनते ही शर्मिला कुड़ गई और बोली, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? अकरम ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया और तुम्हें लगता है कि कोई और तुम्हें नौकरी दे देगा? ऐसे में वो अपनी जगह से उठा और सीधा अनन्या के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जब शर्मिला ने उसे ऐसे बिना जवाब दिए जाते देखा तो वो चिल्लाते हुए बोली, बस यही आता है तुम्हें? भागना, भागो भागो और भागो। अगर एक दिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी से नहीं भगा दिया तो मेरा नाम भी शर्मिला नहीं। उधर जब अभिनव अनन्या के कमरे में था तब इधर अनन्या चिराग के साथ गुड़गांव के सबसे बड़े बार में शराब पी रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे चिराग के साथ डेट पर आने में मजा आ रहा था। वो यहाँ अपनी माँ की वजह से आई थी और साथ ही उसे अभिनव पर गुस्सा भी आ रहा था। वो अभिनव जैसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी। अगर दुनिया में अभिनव आखिरी मर्द होता तो भी अनन्या उससे शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचती। पहले ही वो अभिनव से चिढ़ती थी और उसकी नौकरी चले जाने के बाद से तो अनन्या का अभिनव के प्रति गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। अब वो बस सही मौके की तलाश कर अभिनव से जल्द तलाक लेना चाहती थी। यही सब सोचते हुए अनन्या शराब पिए जा रही थी। अब उसे अपने बिस्तर, अपने घर की याद आ रही थी। वो पहले ही थकी हुई थी और ऊपर से चिराग भी उसे पका रहा था। चिराग ने अपना ग्लास नीचे रखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी माँ से बात की। वो चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट करें। इतना कहते ही चिराग अनन्या की आंखों में देखने लगा। अनन्या ने भी उसे एक सेकंड के लिए देखा और फिर अपनी नजर दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, तुम शायद भूल रहे हो, आई एम मैरिड। चिराग उसकी बात सुन धीरे से हंसा और बोला, मुझे मालूम है और ये बात तुम्हारी माँ भी जानती है, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि अभिनव कौन है। वो एक बेकार, सड़क छाप और आवारा लड़का है। उसकी वैल्यू एक डस्टबिन से ज्यादा नहीं है। सबको पता है तुम उससे दूर जाना चाहती हो और इस चीज में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। चिराग के चेहरे पर मुस्कान थी। अनन्या ने एक पल के लिए उस मुस्कान को देखा और उसके बाद फिर से अपनी नजर फेर ली। यह सच था कि वो अभिनव को नहीं चाहती थी, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं था कि वो चिराग को चाहती थी। वो बस अकेले रहना चाहती थी और अपनी जिंदगी का मजा लेना चाहती थी। इसलिए अनन्या ने कहा, चिराग, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं शादीशुदा भी हूं, एटलीस्ट फॉर नाउ। तो जब तक मैं शादीशुदा हूं तब तक मैं किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकती हूं। यह सुन चिराग ने एक गहरी सांस ली और बोला, आई लाइक यू अ लॉट अनन्या, और ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तुम्हें पता है कि शहर की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक को मैं चलाता हूं। मैंने तुम्हारे बिजनेस में भी इतना इन्वेस्टमेंट इसलिए किया था बिकॉज आई लाइक यू, और मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं। मेरे पास और एक कंपनी है, हम दोनों मिलकर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। जैसे तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की कंपनी को फायदा होगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम्हें अपनी लाइफ में ऐसे इंसान की जरूरत है जो तुम्हारे पैशन को समझे और उसे आगे बढ़ाने में मदद करे, और अभिनव जैसा अनाथ तो वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। चिराग इतना कहते ही अपनी बात पर हंसने लगा था। वो जिस तरह से अभिनव की इंसल्ट कर रहा था वो अनन्या को जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए अनन्या ने कहा, प्लीज थोड़ा ठीक से बात करो, उसने अपने पेरेंट्स को खोया है, तुम्हें उसके बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। चिराग ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस लड़के से ज्यादा होप रखनी चाहिए। वो तो ठीक से स्ट्रगल भी नहीं कर सकता। अनन्या अब चिराग की और बकवास नहीं सुन सकती थी। ऐसे में उसने अपनी ड्रिंक खत्म की और अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, काफी लेट हो गया है, मुझे चलना चाहिए। अनन्या, तुम्हें पता है ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट इसी महीने एक्सपायर होने वाला है और हमें डील आगे बढ़ाने के लिए अगला कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। चिराग ने अनन्या को याद दिलाते हुए कहा। उसकी ये बात सुनते ही अनन्या के दिल की धड़कन रुक गई थी।
उसे लग रहा था कि चिराग उसे दूसरे शब्दों में धमकी दे रहा है। बिना चिराग के अनन्या की कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती थी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि चिराग इस बात का गलत फायदा उठाए। इसीलिए उसने कहा, चिराग, मुझे लगता है कि हमें पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स को अलग अलग रखना चाहिए। यह हम दोनों के लिए बेहतर होगा। अनन्या की बात सुन चिराग मुस्कुराया। उसने अपनी ड्रिंक खत्म की और अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। इतनी रात को कैब से घर जाना गुड़गांव में सेफ नहीं है। यह सुनते ही अनन्या ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी चिराग की बातें घूम रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या चिराग अनन्या के साथ साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता? क्या अपनी कंपनी को बचाने के लिए अनन्या अभिनव को डिवोर्स दे देगी? कुछ देर के बाद चिराग की गाड़ी अनन्या के घर के बाहर पहुंच चुकी थी। जैसे ही अनन्या दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाली थी कि इतने में चिराग ने कहा, भूलना मत कि कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में अनन्या, और तुम्हारे डिसीजन का उस पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। अनन्या का मन तो कर रहा था कि वो चिराग से इस बारे में बहस करे, लेकिन वो जानती थी कि लगाम चिराग के हाथ में थी। इसलिए उसने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और नीचे उतर गई। बगीचे से घर के दरवाजे तक जाने में अनन्या कई बातें सोच चुकी थी। वो चिराग से शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपनी कंपनी को बचाने के लिए उसकी जिंदगी में यह नौबत भी आ सकती थी। उसे लग रहा था कि वो कुएं से निकलकर खाई में गिरने जा रही थी। इससे पहले कि अनन्या अपने घर का दरवाजा खुलवाने के लिए घंटी बजाती, अचानक से दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे की उस तरफ अभिनव खड़ा था। अभिनव को यूं अचानक अपने सामने देख अनन्या की दिल की धड़कन बढ़ गई। जब उसने अभिनव के चेहरे को देखा तो पहली बार उसे ऐसा लगा कि अभिनव काफी हैंडसम है। भले ही वो गरीब था, लेकिन ये बात कोई उसका चेहरा देखकर नहीं कह सकता था। अनन्या ने अभिनव से कड़क आवाज में पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अभिनव को दरवाजे पर इस तरह से पाएगी। तुम कहां से आ रही हो और क्या किया तुमने? चिराग कहाँ है? जैसे ही अनन्या अपने कमरे में जाने वाली थी कि इतने में अभिनव ने उसे रोका और बोला, तुम्हें अंगूठी चाहिए ना? ठीक है, तुम्हें जो अंगूठी चाहिए मैं ला कर दूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि उसके बाद तुम किसी भी लड़के से डेटिंग के लिए नहीं मिलोगी। उस चिराग से तो बिल्कुल भी नहीं। यह सुनते ही अनन्या, जो कि कमरे में दाखिल होने वाली थी, उसने पलटकर अभिनव को देखा और देखते ही देखते उसके चेहरे पर हंसी आ गई। अभिनव अभी भी गंभीर चेहरे के साथ उसके सामने खड़ा था। अनन्या ने कहा, सीरियसली? मान लो कि अगर मैं कहूं कि मुझे डायमंड रिंग चाहिए तो तुम कैसे लाकर दोगे मुझे डायमंड रिंग? चोरी करोगे? कैसी बात ही कर रही हो अनन्या? मैं तुम्हें चोर नजर आता हूं? तुम और तुम्हारी फैमिली मुझे जितना निकम्मा समझती है ना, मैं उतना निकम्मा हूं नहीं। अभिनव ने अनन्या की बात के जवाब में कहा। यह सुनते ही अनन्या जोर जोर से हंसने लगी। इतने भारी और स्ट्रेसफुल दिन के बाद अनन्या को इस तरह से खुलकर हंसने में काफी मजा आ रहा था। उसने हंसते हुए ही अभिनव से कहा, तुम बड़े मजाकिया हो अभिनव, लेकिन ये मत समझ लेना कि तुम हंसा हंसा कर मेरा दिल जीत लोगे। मैं अपना फैसला ले चुकी हूं और उस फैसले को तुम्हारा कोई जोक बदल नहीं सकता है। मैं ये मानती हूं कि तुम नाकारा हो, निकम्मे हो, और इसलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूं। इस बारे में कल सुबह मैं पापा से भी बात करने वाली हूं। तुम एक चीज भूल रही हो, तुम तब तक मुझे तलाक नहीं दे सकती जब तक मैं ना चाहूं। मैं तुम्हें तलाक देकर रहूंगी और वो दिन भी जल्दी आएगा, बहुत जल्दी। अनन्या ने इतना कहा और अपने कमरे के अंदर जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो कमरे में दाखिल होती, इतने में वो फिर से पलटी और बोली, अरे हाँ, एक और चीज, आज तुम इस कमरे में नहीं सोने वाले हो। अगर तुम्हें सोना ही है तो जाकर नौकरों वाले कमरे में सो जाओ। इतना कहते ही अनन्या ने कमरे का दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई। अभिनव फिर से अनन्या के कमरे के बाहर बेसहारा सा खड़ा रह गया था। इस वक्त उसे मोंटी की सबसे ज्यादा याद आ रही थी। वो चाहता था कि जल्द से जल्द मोंटी वापस आए, अभिनव उससे बदला ले, फिर उस जासूस को पकड़कर बेनकाब करे और अपने पिता की गद्दी पर शान से बैठ जाए। तब उसे अनन्या और उसके कमरे की कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली थी।
जो लोग उसकी बेइज्जती करते थे उसे गरीब कहते थे। अभिनव उन सभी को दिखाना चाहता था कि वो लोग अभिनव को नहीं, टाइगर को गाली दे रहे थे। नहीं, अगर मुझे लोगों को बताना पड़े कि मैं टाइगर हूं और तब वो मेरी इज्जत करे, ये अच्छा नहीं है। इन लोगों की इज्जत तो मैं कमाऊंगा, और वो भी इन्हें बिना बताए कि मैं कौन हूं। अभिनव ने अपने आप से कहा और एक गहरी सांस लेकर नौकरों के कमरों की तरफ बढ़ने लगा। जब वो कमरे में दाखिल होने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। ये मैसेज प्रोटॉन पब्लिसिटी नाम की एक कंपनी की तरफ से अभिनव को आया था। वो अभिनव को अपनी कंपनी में नौकरी पर रखना चाहते थे। अभिनव ने इस कंपनी का बहुत नाम सुना था, लेकिन जब उसे पता चला कि ये कंपनी उसी की है तो उसके होश उड़ गए। उसने सपनों में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हो सकता है। अगले दिन सुबह अभिनव तैयार हुआ और सीधा प्रोटॉन पब्लिसिटी कंपनी के ऑफिस पहुंच गया। उस कंपनी की बिल्डिंग अभिनव की उम्मीद से भी ज्यादा बड़ी थी। बिल्डिंग देखकर अभिनव की नजर में अपने पिता की इज्जत और ज्यादा बढ़ गई थी। वो इस वक्त बता नहीं सकता था कि अंदर से उसे कैसा महसूस हो रहा था। अभिनव दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और कॉरिडोर में चलने लगा। उसकी नजर अभी भी बिल्डिंग पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जहां पर काफी सारे लोग काम कर रहे थे। हाय, अभिनव ने इस बीच एक लड़की से कहा जो अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी। उस लड़की ने अभिनव को 1 सेकंड के लिए रुकने को कहा। अभिनव वही खड़ा हो गया था। जैसे उस लड़की की बात खत्म हुई तो उसने अभिनव से पूछा, जी, हाउ मे आई हेल्प यू? जी, मेरा नाम अभिनव गढ़। इससे पहले कि अभिनव अपना असली नाम बताता, उससे अपनी आंखों के सामने वो ऑफर लेटर नजर आने लगा था जो उसे कल रात मिला था। उसमें अकरम ने अभिनव का सरनेम गढ़वाल से बदलकर शर्मा कर दिया था ताकि किसी को अभिनव पर शक ना हो। ऐसे में अभिनव ने अपनी गलती सुधारी और उस लड़की से बोला, जी, मेरा नाम अभिनव शर्मा है और मैं यहाँ। इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता, उस लड़की ने अभिनव की बात बीच में काटी और बोली, अच्छा, तो तुम ही हो अभिनव शर्मा, न्यू ज्वाइनी, वो सेक्रेटरी वाले पोस्ट के लिए? हाँ जी, वो मैं ही हूँ। अभिनव ने मुस्कुराते हुए उस लड़की की बात का जवाब दिया। उस लड़की ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, ठीक है, आप वहां से लिफ्ट ले लीजिए फॉर 10th फ्लोर। फिर लिफ्ट से बाहर निकलते ही राइट हैंड साइड पर पहला ऑफिस आप ही का है। यहाँ जितने भी सेक्रेटरीज काम करते हैं उनका ओवरऑल हेड आपको वहीं पर मिलेगा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और उस लड़की को थैंक यू बोलकर लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। जब वो लिफ्ट की तरफ जा रहा था तो वहां काम करने वाले बाकी लोग उसे घूरते हुए देख रहे थे। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि सारे लोग उसे इस तरह से घूर क्यों रहे हैं। कुछ देर के बाद जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो अभिनव 10वें माले पर पहुंच चुका था। जब वो लिफ्ट से बाहर आया तो इधर उधर देखने लगा तो उसने पाया कि एक भी आदमी कॉरिडोर में नहीं था। अभिनव को लगा कि क्योंकि इस फ्लोर पर सभी बड़े लोग बैठते हैं, शायद इस वजह से सब अपने अपने कामों में बिजी होंगे। अभिनव अपने राइट हैंड साइड पर बने कैबिन की तरफ बढ़ने लगा था। उसने कैबिन का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे अंदर से कोई जवाब सुनाई नहीं दिया। उसने इस बार और जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से फिर से कोई जवाब नहीं आया। ये देख अभिनव हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर चल क्या रहा है। आखिर में जब दरवाजा नहीं खुला तो अभिनव ने खुद ही दरवाजा खोलने की ठानी और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और सामने जो चल रहा था वो देखा तो उसकी आंखों की पुतलियां जमीन पर गिर पड़ी। अंदर बहुत जोर से म्यूजिक बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। रूम के साउंड प्रूफ होने की वजह से अंदर की आवाज बाहर नहीं आ रही थी। वो एक बड़ा सा हॉल था जिसमें ज्यादातर जगहों पर अंधेरा था और कहीं कहीं पर रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई थी। हर तरफ शराब की बोतल्स और खाने की चीजें बिखरी पड़ी थी और अंदर मौजूद लड़के लड़कियां उस तेज म्यूजिक पर सब कुछ भूलकर नाचते जा रहे थे। अभिनव को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने फिर से दरवाजे के बाहर झांक कर देखा। वो ये देखना चाहता था कि वो किसी कंपनी में था या फिर क्लब में। आखिर में उसने दरवाजा बंद किया और अंदर दाखिल हो गया। अभिनव अंदर आ गया। इस बात की किसी को भी भनक नहीं लगी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों ने
उसके पापा की कंपनी को क्लब क्यों बना दिया? अभिनव इधर उधर देखने लगा। वो सबसे पहले इस म्यूजिक को बंद करा देना चाहता था। कुछ देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वो प्लग मिल ही गया जिसमें स्पीकर कनेक्टेड था। अभिनव इन लोगों को सबक सिखाना चाहता था। ऐसे में वो प्लग के पास गया और उसे खींच दिया। जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ तो सब लोग जैसे फिर से होश में आ गए। सभी के पैर रुक गए और एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, अबे किसने बंद किया म्यूजिक? कौन है तू और अंदर कैसे आया? अभिनव ने उसे ध्यान से देखा और वो उसे पहचान गया। अभिनव ने बड़े प्यार से उस लड़के से पूछा, पहले आप बताइए कि आप कौन हैं? अभिनव का यह सवाल सुन वो लड़का गुस्से भरी नजरों से उसे देखने लगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।